सम्मानित मंच, हॉल में मौजूद सभी मौजूद ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर अनीस अंसारी है। मैं लखनऊ से हाजिर हुआ हूँ। IAS का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और कांग्रेस पार्टी में 2017 से मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उर्दू के एक बड़े शायर आले अहमद सुरूर के एक मशहूर शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया, बहुत पथराव है ख्वाबों के नाजुक आबगीनों पर। आबगीना कहते हैं क्रिस्टल ग्लास को। बहुत पथराव है ख्वाबों के नाजुक आबगीनों पर, हज़ारों जुल्मतों में, अंधेरे में, हज़ारों जुल्मतों में एक किरण की आजमाइश है। हम लोग ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब अंधेरे बहुत हैं, हज़ारों हैं, और किरण उनकी तादाद और उनकी रीच आउट कम है। उस रोशनी को आगे बढ़ाने में हम सब का एक किरदार है, एक अहम भूमिका है। राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो और उससे पहले अपने भाषणों में गारंटीज़ का जिक्र करके जो रास्ता दिखाया इस मुल्क को, वो इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, जो मार्जिनलाइज तबके हैं, पिछले तबके हैं, उनके लिए एक बड़ी शाहराह है, बड़ा हाईवे है। अभी हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी बात को हम गांव तक, चौपालों तक, छोटे कस्बों तक, बाज़ारों तक कैसे ले जाएं। वक्त कम है, लेकिन अगर अभी भी हम कोशिश करें तो उनकी बातों को वोटर्स तक पहुंचा सकते हैं। और वोटर्स तक इन बातों का पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि बिना उनका जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता है। हमारे आपके ख्वाब मुश्तरक हैं, कॉमन है, वो पूरे नहीं हो सकते जब तक कि सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की जो बातें उठाई गई हैं मैनिफेस्टो में, उनको जब तक अमली जामा न पहनाया जा सके। सुबह से बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स ने कास्ट सिस्टम और कास्ट सेंसस के बारे में बातें की हैं, इसलिए मैं उसके बारे में बात कम करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद आगे बढ़ानी होगी। ख़ास तौर से जो गठबंधन बना है इंडिया, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन बातों की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ उनको आगे बढ़ाएं। सारी जिम्मेदारी अगर इस पर डाल दी जाएगी कि हम जब सरकार बदल देंगे 2024 में या बाद में, तो उसके बाद से इनकलाब शुरू होगा, तो मैं समझता हूँ अपना काफ़ी कीमती वक्त हम लोग ख़राब करेंगे। वक्त काम करने का अभी है और इसको शुरू किया जा सकता है। एक जो अहम काम जिस पे मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन तवज्जो दे, वो आर्टिकल 341 से मज़हब की शर्त हटाने का है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की तादाद 52% या 56% है, तो उस 56% में 14% मुसलमानों के पसमानदा तबका शामिल है। पसमानदा डिस्कोर्स कांग्रेस पार्टी और उसके जो अलायंस की पार्टियाँ हैं उनके सब्जेक्ट में एक सेंट्रल थीम के तौर पर लाने की ज़रूरत है। अजीब हैरत की बात है कि बीजेपी ने इस इशू को उठाया। 2017 से मोदी जी इस बात को उठा रहे हैं कि पसमानदा कम्युनिटी पर गौर करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन हमारा जो इंडिया का गठबंधन है उसको अब आगे आना चाहिए और खुल के इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप 14% OBCs मुसलमान हैं जिनको पसमानदा कहा जाता है, उनको शामिल नहीं करते, तो ख़ुद बैकवर्ड कम्युनिटी की आबादी घट के 42% के करीब आ जाए। और ये तो आंकड़ों की बात है और पावर पॉलिटिक्स की बात है। इंसाफ की बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16, 25 और ख़ुद आर्टिकल 341 जब साफ कह रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है राज्य, तो कोई सबब नहीं है कि मुसलमान और ईसाई दलितों को वही हक न मिले जो हिंदू, बुद्धिस्ट और सिखों को मिले हुए। इस पर आवाज़ यहाँ से उठनी चाहिए। आज एक रेजोल्यूशन यहाँ से आना चाहिए कि हम धर्म की बुनियाद पर गरीबों में कोई फ़र्क नहीं करते, न कभी किया है। इसलिए कोई सबब नहीं है कि आर्टिकल 347 पर
जो गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनफेयर जो पाबंदी लगाई गई मज़हब की, उसको ख़त्म न किया। देखिए, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 2007 में ये बात कही कि ये पाबंदी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनफेयर है। यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि सलमान खुर्शीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। लॉ मिनिस्टर के हैसियत से इन्होंने 2009 में पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश की। तो कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट, कांग्रेस पार्टी के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में हामिद अंसारी साहब ने इसकी सिफारिश की। उन्हीं के ज़माने में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में बूटा सिंह जी और पुनिया जी ने सिफारिश की थी कि ये मज़हब की शर्त गलत है, इसको हटना चाहिए। 3 असम्बलीज इंडिया की, यूपी, बिहार, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी, बिहार में लालू जी और अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी जी ने रेजोल्यूशन किया कि इस मज़हब की शर्त को हटाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। आर्टिकल 341 मज़हब की बुनियाद पर नहीं बना, बिरादरी की बुनियाद पर बना है। कोई धोबी है, कोई भंगी है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई और काम कर रहा है, तो उसकी बुनियाद पर बनाया गया है कि ये लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर पर और तालीमी तौर पर। इस वजह से इनको 341 के तहत मज़हब की शर्त के बिना फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। मायावती जी ने, वो तो इस वक्त सबसे बड़ी लीडर है शेड्यूल कास्ट की। किसी को अगर ये गलत फहमी हो कि हिंदू शेड्यूल कास्ट के दिल में ये इम्प्रेशन आ जाएगा कि उनका हक मुसलमानों को दिया जा रहा है या ईसाइयों को दिया जा रहा है, तो उनको वो ख़त पढ़ना चाहिए जो मायावती जी ने 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को लिखा। उसमें लिखा, उन्होंने 2 बड़ी मज़े की बातें कही। उन्होंने कहा कि जब आप आज़ादी के बाद से मज़हब की बुनियाद पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते या नहीं दे रहे हैं, तो मजहबी की बुनियाद पे रिजर्वेशन लेना भी गलत है, नाइंसाफ़ी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पाबंदी की वजह से हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट दलित अपना मज़हब नहीं बदल सकते, इस डर से कि अगर वो मुसलमान या ईसाई हो जाएंगे तो उनका हक मारा जाए। इससे बोल्ड समर्थन इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। इस बात की ज़रूरत है कि इंडिया गठबंधन की डिस्कोर्स में, उनकी बातचीत में पसमानदा कम्युनिटी का जिक्र खुलकर आए। अगर आप मज़हब की बुनियाद पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई आरएसएस मुकाबले में 1 हफ्ते भी नहीं चलेगी। वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पर बातचीत होती रहे। एक तरफ हिंदू हैं जो 80% है और दूसरी तरफ मुसलमान जो छोटे छोटे तबकात हैं जो 20%। इस लड़ाई से उनको फ़ायदा होता है। आप सामाजिक लड़ाई की जो बुनियाद है उससे रिलीजन को हटा दीजिए, रिलीजियस आइडेंटिटी को हटाकर तालीमी और सामाजिक बैकवर्डनेस के जो क्लासेस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 16 की, उनकी बुनियाद पर लड़ाई लड़ेंगे तो ये लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। मैं एक सब्जेक्ट और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 1990 में मंडल कमीशन जब लागू हुआ वीपी सिंह साहब की सरकार में, तो उसके बाद से बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, जिसमें मुसलमान पसमानदा भी शामिल है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन वो फ़ायदा कुछ थोड़ी सी बरादरियों तक महदूद। मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में जो तबके पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, पहले से ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको फ़ायदा हुआ है। ये थोड़ा सा फितरी है, नेचुरल है, लेकिन इतना नेचुरल नहीं है। 6000 जातियाँ हैं, उस 6000 में रोहिणी कमीशन कह रहा है कि 1000 जातियों को 1% भी लाभ नहीं मिला, 27%। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी पब्लिक में नहीं आई, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है। 6000 में से 1000 जातियों को हिंदुस्तान में, जिसमें ज़्यादातर हिंदू जातियाँ हैं, उनको 1% का बेनिफिट नहीं मिला है। तो क्या करना चाहिए? आपको 27% की रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, कम से कम 2 हिस्सों में। इसका अगर सब डिवीज़न हो जाए तो फ़ायदा ये होगा कि जो ज़्यादा एडवांस बरादरियाँ हैं, मैं नाम भी बता सकता हूँ, यादव, कुर्मी, जाट, लोध, ये ऐसी कम्युनिटी हैं जिन्होंने अपनी पास की तरक्की की बुनियाद पर, अच्छे बैकग्राउंड की बुनियाद पर ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, नौकरियों में भी और तालीमी इदारों में भी। ज़रूरत इस बात की 2 हिस्सों में अगर आप बांट देंगे तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड तबके हैं, जिसमें मुसलमान पसमानदा कम्युनिटीज़ भी आती हैं, उनको भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा। और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि 76 जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ लिस्टेड हैं गवर्नमेंट के सिस्टम में, मंडल कमीशन में, उसमें 32 के करीब आबादियाँ कम्युनिटी मुसलमानों की हैं।
तो आप इनको नज़रअंदाज करेंगे, अगर इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, रुकावट को दूर नहीं करेंगे, तो उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक चीज़ जो सभी पार्टियां कर सकती हैं और ख़ासतौर से इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, वो ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो जगह देना शुरू करें। जब गवर्नमेंट बनेगी तो देखा जाएगा, आप कर लीजिएगा। आज आपके यूपी में कांग्रेस पार्टी में अगर आप एनालिसिस करें कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितने, तो 52% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के। ब्राह्मणों की आबादी यूपी में 7 या 8% या बहुत ज़्यादा 10% है। तो अगर आप एक छोटी सी कम्युनिटी को 52% पोजीशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, तो फिर बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पार्टी ने कैसे होगा? तो क्या करना चाहिए? होना ये चाहिए कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और कांग्रेस वर्ग की कमेटी तक पसमादा कम्युनिटी, ओबीसी, दलित, इनके नुमाइंदों को जो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, लॉयल हैं आपकी पार्टी में, उनको जगह मिलना चाहिए। ये बहुत आसान है करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जब देखा कि सरकारी नौकरियों में और तालीम गाहों में रिप्रेजेंटेशन कम है, तो क्या किया उन्होंने कहा कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर होगा सरकार में तो 27% पोस्टें ओबीसीज के लोगों को दी जाएंगी, जिसमें पसमाना कम्युनिटी भी है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ये कर सकती है कि कल ऑर्डर जारी करा सकती है कि हमारे यहाँ इस पार्टी में जो भी संगठन में चेंजेस होंगे उनमें हम 27% नुमाइंदगी ओबीसी पसमाना कम्युनिटीज़ को देंगे और 23% शेड्यूल कास्ट को देंगे। ऐसा करने से लगभग 25% सीटें कम से कम पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी आ जाएंगी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोगों को जिनको हिस्सा मिल सकेगा। अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है एक 10-15% आबादी के अपर कास्ट तबकों का है, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी और सिखों में भी। इस इम्बैलेंस को कम करने से पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। जिन जिन छोटी बरादरियों को बिंद, निशाद, मल्ला, मेहतर, जब इन बरादरियों के नुमाइंदों को आप अपने बगल में बिठाएंगे तो वो अपनी बरादरी से फिर वोट लाएंगे और आपको वोट देंगे। और बीजेपी ने सरप्राइजिंगली, अनिल साहब की किताब इतनी मोटी, वो कह रही है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 38% वोट शेयर लिया है ओबीसी का और 38% शेड्यूल कास्ट का। और एग्जैक्टली यूपी में 38% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के और 38% शेड्यूल कास्ट के यूपी में बीजेपी ने दिए हुए हैं। तो जब आप नुमाइंदगी देंगे, और ये बहुत पुराना सबक है, सर सैयद अहमद खान ने 1857 में जब पहली जंग आज़ादी में नाकामी हो गई हिंदुस्तानियों की, तो उस वक्त जो किताब लिखी असबाब बगावत हिंद, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तंबीह दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आपने चूँकि हिंदुस्तानी रियाया के नुमाइंदों को अपनी हुकूमत में मौका नहीं दिया, इसकी वजह से ये बगावत हुई। वो बगावत कहते थे, तो मिटनी हुई। तो ये सबक बहुत पुराना है कि अगर आप हिस्सेदारी देंगे, अगर आप लोगों को पार्टिसिपेशन देंगे, तब उनके लोग बाहर निकल के आप साथ मदद करेंगे। मैंने बहुत वक्त ले लिया है और भी कई चीज़ें कहनी थी, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। जो बात आपको इसमें से पसंद आई है उसको आप आगे बढ़ाएं, फोर्सफुली बढ़ाएं। मैं बस एक चीज़, एक शेर पढ़ना चाहूँगा, उससे बात ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत, ये मैं राहुल जी के लिए पढ़ रहा हूँ। दुआएं दे मेरे बाद आने वाले मेरी वहशत को, बहुत कांटे निकल आए मेरे हमराह मंजिल से। राहुल जी जिस रास्ते में गए वहाँ बहुत कांटे हैं, उनके पैरों में चुभेंगे भी, लेकिन उसकी वजह से बहुत से कांटे निकल जाएंगे रास्ते से, और हमारे आपके जैसे छोटे कार्यकर्ता जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मंजिल तक पहुँचने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।